हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। मेजरिंग इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ऐसे दो लोग थे जिन्होंने इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश की थी। 1904 में पेरिस में एक स्कूल वालों ने इन्हें बुलाया था और इनसे ये बोला गया था कि क्या वो कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मेथड निकाल सकते हैं टेस्ट करने का जिससे ये पता चल जाए कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं। तो क्योंकि बिने ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे काम कर ही रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ कर दिया और उन्होंने उसके बाद थियोडोर साइमन के साथ मिलके एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। इसीलिए इसको पहले बिने और साइमन टेस्ट बोला जाता था। तो ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने बनाया। They felt that this was important because the test should measure the ability to handle individual task, not specific knowledge acquired in school. तो उन्होंने जो टेस्ट बनाया उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चे बिना किसी ट्रेनिंग के भी कर सकें और ये स्पेशली इसलिए था क्योंकि वो ये मेजर करना चाहते थे कि वो इंडिविजुअली कैसे टास्क को हैंडल करते हैं, कोई भी काम को कैसे वो हैंडल करते हैं बिना इंटेलेक्चुअल बिना किसी सपोर्ट के, जो कि स्कूल में स्पेसिफिक नॉलेज दी जाती है उससे थोड़ा सा अलग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इनका जो टेस्ट था वो स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स की तरह नहीं था। इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन थे जो नॉर्मल इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकें बच्चों की। और इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने उसमें 2 बेसिक आइटम्स डाले थे। वो 2 बेसिक आइटम्स क्या थे? एक तो वो थे जो बिल्कुल ही नए हो और अनयूजुअल हो, जो बच्चों ने कभी ना देखे हो, और दूसरे वो थे जो इतने फैमिलियर हो कि ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स उसको रोज देखते हैं। तो ऐसी 2 चीज़ें डाली जो बिल्कुल ही नई है, जो उन्होंने कभी ना देखी हो, और दूसरी जो बहुत कॉमन है। और क्वेश्चंस उसमें किस तरह के थे? जैसे कि फॉलो सिंपल कमांड्स और इमिटेट, किसी चीज़ को देख के कॉपी करना या सिंपल कमांड्स जो लिखी है उनको फॉलो करना। जैसे उसमें लिखा है कि ड्रॉ अ ट्राइंगल टेकिंग लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन, तो इस तरीके से सिंपल कमांड्स फॉलो करनी थी। और इमिटेट करना था सिंपल जेस्चर्स को। नेम ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स दी हुई थी उनके नाम लिखने थे। रिपीट अ सेंटेंस ऑफ 15 वर्ड्स, कोई सेंटेंस है 15 वर्ड्स का, उसको रिपीट करना। टेल हाउ टू कॉमन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, कोई भी 2 कॉमन ऑब्जेक्ट के आपस के बीच का क्या डिफरेंस है। कंप्लीट सेंटेंसेस बिगन बाय द एग्जामिनर, तो एग्जामिनर कोई सेंटेंस बोलेगा उसको कंप्लीट करना है। तो ये ऐसे जनरल क्वेश्चंस थे जो एक इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए बनाए थे, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही कॉमन है और कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नहीं थी बच्चों के लिए। इस टेस्ट का जो पहला वर्जन था जिसको हम बिने एंड साइमन टेस्ट बोलते हैं, ये 1905 में पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर 30 आइटम्स थे, 30 आइटम्स। और ये जो वर्ड है 1905, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कब हुआ था। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी था, जिससे वो रेडीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है। फिर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद बिने और साइमन ने अपने टेस्ट को और बेटर बनाने के लिए, इसका स्कोप और बढ़ाने के लिए कुछ वेरिएशंस भी डाली। और वो जो नया टेस्ट था जब वो रिवाइज करा गया वो 1908 में पब्लिश हुआ, जिसमें आइटम्स को ग्रुप कर दिया था एज वाइज। तो पर्टिकुलर एज के लिए बच्चों के लिए था विथ 6 आइटम्स एट ईच लेवल, यानी कि 3 से लेके 13 साल तक के बच्चों के लिए बना दिया था। और हर एज के ग्रुप में 6 क्वेश्चंस, 6 आइटम्स थे। तो इस तरीके से आइटम्स वर प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल इफ अबाउट 75% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट एज कुड पास देम करेक्टली। तो अगर उस एज के 75% बच्चे उस आइटम को क्लियर कर लेते हैं तो वो उस एज ग्रुप में आ जाता है। इस तरीके से उन्होंने अपने टेस्ट को एज वाइज रिवाइज कर लिया था। अब ये वाला जो टेस्ट था बिने का, वो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अडाप्ट कर लिया था अपने अपने कंट्री में यूज़ करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ था, एक साइकोलॉजिस्ट थे लुइस टर्मन,
जो वो भी अपने इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम कर रहे थे बच्चों की। तो वहाँ पे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट थे, उधर ही इन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया जिसका नाम हुआ स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। अब ये क्या था, ये उसी टेस्ट की जो ऊपर हम बात कर रहे थे साइमन और बिने, उसी टेस्ट का और बेटर और रिवाइज्ड वर्जन था। A test that was soon put to use in many different settings. Over the years, Stanford Binet has been revised several times. अब ये वाला टेस्ट भी बहुत बार रिवाइज भी हो चुका है, यूज तो होता ही था, बहुत बार रिवाइज भी हो चुका है, बहुत पॉपुलर टेस्ट भी है और इसको आईक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्टैनफोर्ड बिने क्या है, जो लुइस टर्मन ने साइमन और बिने वाले टेस्ट को रिवाइज किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब इसमें टेस्ट में एक वर्ड यूज होता था जिसका नाम है आईक्यू। ये जो खास करके ये जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट था ना, इसमें एक आईक्यू के बारे में बात की गई थी। तो ये आईक्यू क्या होता है, आईक्यू यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशंट, और क्वोशंट का मतलब होता है कि कितना स्कोर आ रहा है आपका, इंटेलिजेंस का कितना स्कोर आया है। To obtain an IQ score, an examiner divided a student's mental age by his or her chronological age. तो इससे क्या कैसे निकालते हैं हम IQ? IQ में मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेंटल एज क्या होती है कि वो मेंटली उस बच्चे की एज कितनी है, मतलब वो मेंटली कितने सारे आइटम्स कर सकता है, कितनी सारी चीज़ें कर सकता है, और क्रोनोलॉजिकल मतलब वो एक्चुअली में उसकी एज कितनी है। तो कई बार होता है ऐसा कि बच्चे एज में छोटे होते हैं लेकिन उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो गई होती है, तो वो अपने से बड़ी एज के बच्चों का भी काम कर पाते हैं। तो उस केस में क्रोनोलॉजिकल एज कम हो जाती है, मेंटल एज ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उसका आईक्यू क्या आएगा, इस तरीके से निकाला जाता है। मेंटल एज वॉज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स अ पर्सन पास्ड करेक्टली ऑन द टेस्ट। तो मेंटल एज कैसे निकालते हैं, वो जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है उसमें वो कितने आइटम्स क्लियरली कर पा रहा है उसके बेस पे मेंटल एज निकल जाती है, और क्रोनोलॉजिकल एज तो उसकी एक्चुअल एज होती है। इसका जो स्टैंडर्ड स्कोर है आईक्यू का वो 100 लेते हैं। 100 यानी कि एक एवरेज स्कोर हो गया जिसको हम एक स्टैंडर्ड स्कोर बोलते हैं, और उसी के स्कोर के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि किसका आईक्यू एवरेज से कम है और किसका आईक्यू ज़्यादा है। इफ़ एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एजेस आर इक्वल, मान लो किसी का मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों बराबर ही आ रहा है, उसने 10 आइटम्स क्लियर करे हैं टेस्ट में और वो 10 साल का ही है, तो उसका जो आईक्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 100, जो कि एक एवरेज आईक्यू होता है। पर्सन्स इंटेलेक्चुअल एज वॉज ग्रेटर देन हिज, और अगर बड़ा होता है छोटा होता है तो उसी बेस पे उसका आईक्यू आ जाता है। So at some point mental growth levels off or stops while chronological age continues to grow. As a result, IQ scores begin to decline after the early teen years. तो कभी कभी ऐसा होता है, देखो जैसे एज जब बढ़ती जाती है अप्रॉक्सीमेटली, जब हम 20 ईयर्स या 21 ईयर्स जब तक हमारा एडोलेसेंट एज होता है तब तक हमारा मेंटल एज भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। पर एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कह रहे हैं जाके मेंटल एज रुक जाती है। जैसे आप 25 साल के हो गए लेकिन आपकी मेंटल एज अभी भी 21 साल की है, क्योंकि आपने जितना सीखना था ऑलमोस्ट आप सीख चुके हो। तो उस केस में क्या होता है कि आईक्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो मेंटल एज जो है वो हमेशा नहीं बढ़ती है, लेकिन हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो एक्चुअल एज है, वो बढ़ती जाती है। They simply reflect an individual's performance related to that of person of the same age who have taken the test. Thus, an IQ above 100 indicates that the person has scored higher than the average person. तो अगर 100 से ज़्यादा IQ है तो मतलब आपने अपनी एज के जितने भी लोग हैं उनसे आपका एवरेज से IQ ज़्यादा है। While a score below 100 indicates that the person has scored lower than average. अगर आपका 100 से लो है तो इसका मतलब आपने आपकी एज के जितने भी लोग एवरेज लाते हैं स्कोर उससे आपका कम आया है, तो 100 इसलिए स्टैंडर्ड माना जाता है।
अब नेक्स्ट है जो इंटेलिजेंस स्केल जो और भी ज़्यादा पॉपुलर है वो है वेक्सलर स्केल। David Wechsler devised a set of tests for both children and adults that included non-verbal और performance item as well as verbal ones. अब इनके टेस्ट में एक चीज़ और थी, इनके में non-verbal questions भी थे, verbal भी थे, performance questions भी थे। performance मतलब जिसमें उनको कोई चीज़ perform करके दिखानी है, सिर्फ बोलना या लिखना नहीं है, तो उनमें वो अलग अलग स्कोर्स कैलकुलेट करते थे। He developed these tests at a time when multifaceted nature of intelligence was not yet well understood. इन्होंने ये टेस्ट कब बनाया था? जब इस बारे में बात हो रही थी कि इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल है, कोई एक सिंगल नहीं है। जैसे एल्फ्रेड भी नहीं ये मानते थे कि इंटेलिजेंस एक ही चीज़ होती है, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट ही होगा। लेकिन बाद में जैसे गार्डनर वगैरह आए, उन्होंने बोला नहीं, इंटेलिजेंस बहुत टाइप की होती है, अलग अलग होती है। स्टर्नबर्ग ने बोला, तो उस टाइम पे ये टेस्ट डेवलप हुआ जिसमें अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश करी जा रही थी। So, Wechsler tests are currently among the most frequently used individual test. आज के टाइम पे अभी भी ये वाले टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने शॉर्ट में सुना होगा, इसको WAIS कहते हैं। तो वेक्सलर के भी अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, जैसे कि ये अडल्ट के लिए है, वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है WAIS, और इसमें बच्चों के लिए ये वाला है वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन WISC। एंड पैटर्न ऑफ स्कोर्स ऑन द सबसेट्स ऑफ WISC आर समटाइम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो स्पेशली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए इस तरह के टेस्ट यूज़ होते हैं। इसमें किस तरह के आइटम्स होते हैं? जैसे पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट है, फिर ऑब्जेक्ट असेंबली है, मतलब कि आपको कुछ पजल्स वगैरह दे सकते हैं जिनको आपको असेंबल करना है या पिक्चर कंप्लीट करनी है। अब वोकैबुलरी से वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, और परफॉर्मेंस रिलेटेड टेस्ट भी हैं। Tests such as WAIS are designed to measure the ability to acquire new information or skill, ability implied by our definition of intelligence. तो WAIS जैसे जो टेस्ट है एडल्ट वाला, उससे हम ये भी कंक्लूड करते हैं कि किसी पर्सन के अंदर इंफॉर्मेशन गेन एक्वायर करने का स्किल है या नहीं है। और साइकोलॉजिस्ट जो है इस तरह के टेस्ट को एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट आपने भी कई बार सुना भी होगा कि एप्टीट्यूड चेक करने के लिए होता है कि कोई पर्सन किसी एक टास्क को कितने अच्छे से कर पाएगा आगे जाके। तो वो आप इंफॉर्मेशन, कोई भी टास्क आप समझ के आगे परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जैसे आप अपना करियर चूज़ करते हो तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है कि आप कौन से करियर में अच्छा कर लोगे। तो इस तरीके से ये करा जाता है। फिर अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जिससे ये मेजर कर सकते हैं कि आपने क्या ऑलरेडी लर्न कर लिया। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि आप क्या कर सकते हो और लर्न, और अचीवमेंट टेस्ट जो आप ऑलरेडी जानते हो वो कितना जानते हो। तो अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या आइटम्स आपको मिलेंगी WAIS वाले स्केल में। जैसे वर्बल टेस्ट होंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। एग्जामिनीज आर आस्क्ड टू आंसर जनरल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो गए, या मैथमेटिकल अर्थमेटिक क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है, जहाँ पे आपको पढ़ना लिखना नहीं होता, सिर्फ आपको पिक्चर को कंप्लीट करके दिखाना है। जैसे पिक्चर का कोई पार्ट मिसिंग होगा तो वहाँ पे चारों में से कौन सा पार्ट आएगा, उस टाइप से। पिक्चर अरेंजमेंट वाले, ब्लॉक डिज़ाइन, इस टाइप के। तो ये टेस्ट जो है वो भी कर सकते हैं पिक्चर कंप्लीशन वाला। जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं उनके लिए भी ये वाला पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है परफॉर्मेंस टेस्ट वाला। जब हम कल्चर फेयर की बात करते हैं, कल्चर फेयर टेस्ट की, तो भी उसमें इस तरह के क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई दूसरे कल्चर का पर्सन है तो अगर उसको हमारी लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी वो ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस तो परफॉर्म कर ही लेता है। फिर इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस मेजरिंग द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब है जो बिल्कुल ही लो साइड पे आते हैं या बिल्कुल ही हाई साइड पे आते हैं, तो उनको हमने कैसे मेजर करना है। अब जैसे ये जो टेस्ट हमने ऊपर बात करी है, स्टैनफोर्ड, विनय या WISC, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट होते हैं।
दे मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 1-on-1 बाय साइकोलॉजिस्ट एंड अदर, जो ट्रेंड होते हैं ना ये वही कर सकते हैं। वाई डू दीज टेस्ट कंटिन्यू इन वाइड स्प्रेड, फिर भी ये इतना क्यों यूज हो रहे हैं इतने कॉस्टली होने के बाद भी, और इसको हर कोई नहीं इस टेस्ट को परफॉर्म करवा पाता। इस टेस्ट को लेने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए, ट्रेंड पर्सन चाहिए। The answer is that these tests have several practical uses, provide benefits that help to offset these costs। अब आंसर इसका ये दे रहे हैं कि ये इसलिए ज़्यादा इतने पॉपुलर है क्योंकि ये टेस्ट प्रैक्टिकल यूज़ करने में इजी है और इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पता चल जाती है जो हमें लगता है कि कॉस्ट से कहीं ज़्यादा वर्दी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज यूजेज इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एट द एक्सट्रीम। अब यही वाले टेस्ट यूज़ करके आप ये भी पता कर सकते हो कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड हैं और या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली गिफ्टेड हैं। तो मेंटली रिटार्डेड मतलब जिनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बहुत कम होती है, बिलो एवरेज होती है, इसमें भी रेंज होती है, थोड़ा सा पहले माइल्ड होता है, फिर सीवियर होता है, प्रोफाउंड होता है, मतलब इसमें भी रेंज होती है। People with mental retardation are typically described according to 4 broad categories। अब जैसे ये मैंने बताया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ऐसे 4 कैटेगरीज हैं इन्होंने आई थिंक दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिटार्डेशन है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। और किसका IQ कितना होना चाहिए, जैसे अगर किसी का IQ 40 to 60 होता है तो उसका माइल्ड रिटार्डेशन माना जाता है, किसी का IQ 35 to 49 है तो मॉडरेट माना जाता है, 20 से 34 तक है तो सीवियर, और उससे भी कम है तो प्रोफाउंड है, बहुत ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन है। ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे माइल्ड रिटार्डेड जो होते हैं वो 6th ग्रेड लेवल तक प्रोग्रेस कर सकते हैं और सेल्फ सपोर्टिंग भी बन सकते हैं। जो मॉडरेट वाले होते हैं वो 2nd ग्रेड लेवल तक कर सकते हैं और अपनी खुद की सपोर्ट में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सीवियर वाले जो हैं वो बोलना तो सीख जाते हैं पर वो वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं कर पाते, और प्रोफाउंड वाले जो हैं उनको तो लगातार सुपरविजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मेंटल रिटार्डेशन में भी रेंज होती है प्रॉपर। ये कैसे पता चलता है कौन कितना मेंटली रिटार्डेड है? इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ रिटार्डेशन इज डिटरमाइंड बाय 2 लीस्ट फैक्टर्स, one is their test score and other is their success in carrying out activities of daily living। तो 2 चीज़ों से पता कर सकते हैं कि कौन मेंटली रिटार्डेड है और किस कैटेगरी में आता है। एक तो उनका IQ स्कोर है जो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं, और दूसरा होता है कि वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ में कितना कर पाते हैं, वो भी देखना ज़रूरी होता है। फिर व्हाट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, क्यों होती है मेंटल रिटार्डेशन? कभी कभी जेनेटिक हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के होने की वजह से IQ जो है वो बिलो 50 हो जाता है। फिर जेनेटिक के बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, जब वो बच्चा जब मदर एक्सपेक्टिंग होती है उस टाइम पे अगर उसने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया या उसने ड्रग्स लिए हैं या उसने अल्कोहल लिए हैं, तो उन सब में से जो भी टॉक्सिक एजेंट्स और वो जो जिनको हम टेराटोजेंस कहते हैं वो अगर बच्चे तक चले जाए तो वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो गया। तो जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया इन्होंने जिसको इन्होंने नाम दिया विलियम सिंड्रोम। लो IQ पेयर्ड विद एक्सेप्शनल म्यूजिकल टैलेंट। तो ये बहुत ही एक अजीब सी चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई है कि विलियम सिंड्रोम में क्या होता है कि IQ बड़ा लो होता है और उनका जो ऐसे लोगों का म्यूज़िकल टैलेंट बहुत ही हाई होता है, मतलब म्यूज़िक में वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करने में म्यूज़िक में बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इनका IQ बहुत लो होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इंटेलिजेंस का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में लो हो, अलग अलग टाइप की भी इंटेलिजेंस हो सकती है। तो अगर कोई एकेडमिकली लो है तो वो म्यूजिकली बेटर हो सकता है, इससे ये भी प्रूफ होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट हैव बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड को भी आइडेंटिफाई करते हैं
जिनकी इंटेलिजेंस अबव एवरेज होती है, काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस होती है जिनकी। ऐसे ही लुइस टर्मन ने भी कुछ लोगों पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी थी, जिनको नाम टर्माइट्स दिया गया था, लुइस टर्माइट्स करके। ये हमने एक दूसरी बुक में भी पढ़ा था इस बारे में कि इन्होंने कम से कम 1500 ऐसे बच्चे थे जिनके IQ अबव 130 थे, उनके ऊपर इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी थी बचपन से लेके उनके बुढ़ापे तक। जब तक लुइस जिंदा थे तब तक उन्होंने ये स्टडी करी थी, ये देखने के लिए कि जो इतने हाई IQ वाले होते हैं क्या वो ज़िंदगी भर हर चीज़ में सक्सेसफुल रहते हैं, क्या उनकी ऑक्यूपेशन में और हर चीज़ में वो बेटर होते हैं दूसरे से। They have earned more degrees, attained higher occupational status, salary, experienced better personal and social। मतलब इन्होंने ये देखा था कि जो IQ ज़्यादा होता है जिनका, वो हर चीज़ में आके जाके दूसरों से बेटर ही निकलते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेशल स्टडी थी इनकी, जो आप दूसरे वीडियो में भी मेरे देख सकते हो, जहाँ पे हमने ये इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया है। फिर आता है ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे स्टैनफोर्ड, बिने और वेक्सलर की, ये इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंडिविजुअल टेस्ट है, मतलब 1 पर्सन एट अ टाइम, एक पर्सन पे एक ही बार करोगे। लेकिन कभी कभी ग्रुप टेस्ट भी हमें लेना होता है, तो उस केस में क्या है, द नीड फॉर सच टेस्ट वॉज ड्रिवन होम एट द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 when the armed forces in US suddenly faced task of screening several million recruits। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे USA को बहुत सारे रिक्रूट्स रखने थे अपनी आर्मी के लिए, तो वहाँ पे ग्रुप टेस्ट की ज़रूरत पड़ी थी उन्हें। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज साइकोलॉजिस्ट सच एज आर्थर ओटिस डेवलप 2 टेस्ट। इन्होंने बनाए ग्रुप टेस्ट बनाए। पहला था आर्मी अल्फा, ये उन लोगों के लिए था जो लोग रीड कर सकते थे, और दूसरा था आर्मी बीटा, जो नहीं रीड कर सकते थे, हु कुड नॉट रीड और हु डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे 2 टेस्ट बनाए गए आर्मी के लोगों को रिक्रूट करने के लिए उस टाइम पे। एक आर्मी अल्फा जो उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे लोग थे, आर्मी बीटा जो पढ़ लिख नहीं सकते थे या उनको इंग्लिश नहीं आती थी। और ये ग्रुप टेस्ट भी बहुत यूजफुल थे उस टाइम पे। टेस्ट वर यूज टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि इंडिविजुअल टेस्ट के बाद ग्रुप टेस्ट भी आ गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।